अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? इमरान, तारिक, अक्सा, एहसान, रिमशा, निमरा। हाँ, नहीं आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है आपको गाइस? ठीक है ठीक है। जस्ट 2 मिनट, 9:05 पे है, क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। मौत का दिन नजदीक आ गया है। ऐसे ही है ना? हफ्सा, हानी, इमरान, निमरा, रिमशा, सीमा, एहसान, शफकत, तारिक। स्क्रीनिंग आ जाए तो ऐसा फील होता है कि बस अब हम गए। ऐसा फील हो रहा है। बस अपने ऊपर आप लोग यकीन रखें, क्योंकि हमें पता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। सीएसएस का जो स्क्रीनिंग है ना, उसका सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि किस तरह से चीजें, मतलब उसने डिवाइड की हुई हैं, पोर्शन बनाए हुए हैं। पहली बात तो ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। आप लोग देखिए सीएसएस कर रहे हैं तो इस सफर के दौरान आपने इतना कुछ पढ़ लिया है कि ये वाला जो एग्जाम है ना, ये आप आराम से दे सकते हैं। ठीक है। ये वो जस्ट आपको चेक कर होता है कि इनके पास कितना नॉलेज है। जो बंदा यहाँ से क्लियर हो जाता है, फिर वो नेक्स्ट स्टेप पे वो उसको लेते हैं। और आपने देखा होगा कि मोस्टली स्टूडेंट जो है ना, वो इसको पास कर जाते हैं। इसका रीजन ये होता है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है। आप इसके अंदर तुक्के भी लगा के आते हैं ना, तो फिर भी आप पास हो जाते हैं। 66 वाला जो है वो यहाँ पे पास होता है। अब यहाँ पे देखें, इस्लामिक स्टडी जो है, इसमें 20 मार्क्स उसने इस्लामिक स्टडी को दिए हैं। ठीक है। नॉन मुस्लिम जो है उनके सिविक्स एंड इथिक्स के एमसीक्यूज होंगे। उर्दू ग्रामर जो है, ठीक है, अब आपका इसके अंदर कोई सीन नहीं है कि सीएसएस के अंदर आपका उर्दू का पार्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो आपको उर्दू का भी थोड़ा सा दे रहा है। फिर इंग्लिश में वो वोकेबलरी है, ग्रामर, कंप्रीहेंशन वगैरह, 50 मार्क्स का आपका इंग्लिश का दे रहा है। और जनरल एबिलिटी जो है आपकी, जिसमें मीन के आपका जो साइंस का, सॉरी, मैथ का जो आपका पार्ट आ जाता है, ठीक है, उसमें भी आपका ना 60 मार्क्स का होता है। मैम, जरूरी तो ऐसा भी हो सकता है कि, अच्छा क्या लिखा है आपने? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। स्क्रीनिंग क्यों नहीं होगी? क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तैयारी आपकी अच्छी है तो स्क्रीनिंग भी हो जाएगी। इतना मुश्किल पेपर नहीं है। अभी जो सेशन ले रहे हैं इसके अंदर आपको वो सारी बेसिक चीजें जो है ना वो कवर करवाएंगे, जो आपके उससे वो स्क्रीनिंग में पूछ सकते हैं। उसके अलावा एक चीज आपने और अपने माइंड में रखनी है कि आप ये जो इस क्लास के अंदर जो नोट्स बनाएंगी, जो आप पढ़ेंगे, ठीक है, उसको आपने अपने पास लाइफ टाइम के लिए रखना है। क्योंकि आपने ये नहीं सोचना कि आप सीएसएस की स्क्रीनिंग की तैयारी करें, आपने ये सोचना है कि आप वन पेपर की तैयारी करें। क्योंकि यही चीजें आपको पीएमएस के अंदर जो जीके का पेपर होता है, उसमें भी आपने यही चीजें करके आनी है। पीपीएससी की आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, पीपीएससी के थ्रू, उसमें क्योंकि वन पेपर होता है और उसमें सारी यही चीजें होती है, उनका सारा सिलेबस भी यही होता है। ठीक है। बाकी वो पोस्ट पे डिपेंड करता है। जैसे अभी एफआईए का होगा तो उसमें उसने 20 मार्क्स का एफआईए का एक्ट डाल दिया, बाकी 80 मार्क्स की यही सारी चीजें होंगी। तो ये आपको काफी हेल्पफुल चीजें रहेंगी। लेकिन यह है कि आपने अपने थोड़ा दिमाग और आंखें खोल के आपने ना जो है ना एक्टिव होके काम करना है इसके ऊपर। कि जो भी चीज बना आपको बताई जा रही होगी ना, आपने क्या करना है, हैंडमेड नोट्स बनाने हैं। अगर आप खुद से लिखते हैं ना, वो चीज आपके माइंड में सेट हो जाती है। सीएसएस में मोस्टली स्टूडेंट्स का मसला यही होता है कि उनको टाइपिंग की आदत है, बस उन्होंने जो भी काम करना है कंप्यूटर के थ्रू करना है, या टीचर पढ़ा रहे हैं तो उन्होंने क्या करना है कि हमें ये पीडीएफ फाइल मिल जाए, बस हम जाके प्रिंट करवा लें। एक आप लोगों का ये भी मसला होता है। बाकी जब आप ये सेशन लेंगे और जब आप देखेंगे ना, तो ये सारी चीजें वही होंगी जो आपने सीएसएस के सफर के दौरान आपने पढ़ी हैं, जो आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाई हैं। ठीक है। उन्होंने बल्कि आपको डेप्थ के अंदर हर चीज पढ़ाई है, क्योंकि आपने वहां पे 16 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना होता है, तो उन्होंने एक एक चीज आपको क्लियर की है। लेकिन आपको पता इस वजह से नहीं है क्योंकि आपने कभी स्क्रीनिंग दी नहीं है।
ठीक है, वन पेपर आपने दिया नहीं, आपको पता नहीं है कि किस तरीके से इसमें चीजें आती है और उसी के अंदर से किस तरह से वो पेपर बना के आपसे पूछता है। तो ये आप ऐसा समझ लें कि एक तरह से आपका एक्सपीरियंस हो रहा है, ठीक है, वन पेपर का। जिन बच्चों ने सीएसएस नहीं भी देना ना इस साल, वो बच्चे भी सीएस स्क्रीनिंग जरूर दें इसकी, ठीक है, क्योंकि ये आपका काउंट नहीं होता आगे। मोस्टली ये होता है ना कि बच्चों को लगता है कि आपका आगे इसका भी आपका चांस जो है वो काउंट हो जाएगा, ये काउंट नहीं होगा आपका। इसमें देखकर ना आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी जीके कितनी तेज है, ठीक है, क्योंकि इसका रिजल्ट भी आप खुद ही निकाल लेते हैं, फौरन ही आ जाता है। तो वो आपको पता चल जाता है कि हमारी अब जीके में ना इस पार्ट में अच्छे मार्क्स हैं, ये हमने सही से किया और इसके ऊपर हमने मजीद मेहनत करनी है। फिर जो बच्चे वन पेपर की तैयारी करते हैं ना, उनकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है और फिर उनको एक मतलब बार बार जो होते हैं ना, जैसे जिसे आप क्विज कहते हैं, आपके टीचर्स लेते हैं, वो भी आपका यहाँ से हो जाता है। मंथ और डेट्स याद करने के लिए भी कुछ ट्रिक्स हैं, वो आपको ना क्लास के अंदर बताऊंगी, ठीक है। कुछ तो कोड होते हैं, देखिए आरती, वो जो हमारा आप कह रहे हैं साइकोलॉजी। ना, वो जो आप कह रहे हैं ना कि मंथ और डेट के लिए, उनके लिए ना मैंने एक अच्छी सी एक स्टडी बनाई हुई है। वो जो हम रेगुलर क्लासेस लेंगे ना, जो सबमिट्स वगैरह होती है या जो चीज़ें डिस्कस करनी होती है, वो इजीली मैं आपको याद करवा दूंगा कि याद करने का तरीका किस तरह से और मैं कौन सी डेट किस उसके अलावा ना सर तरह एक याद बात कर। और भी है कि हमारा जो होता है ना, हमारा एक साइकोलॉजी फैक्ट होता है। अगर आप स्टोरी बना लेंगे ना किसी भी चीज की, आप मोस्टली स्टूडेंट्स हैं मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं हमें डेट्स याद नहीं होती। तो मैं क्या करती हूँ, मैं उनको एक स्टोरी बना के देती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे जीरो है, जीरो को फर्ज करें हीरो, ठीक है, वन हो गया गन हो गया, टू हो गया शू हो गया, थ्री हो गया ट्री हो गया। जब इस तरह से आप 10 तक याद कर लेना, आप पीछे वाले सन का तो आपको पता है कि 19 ही होना है, उसके आगे जो सन होना है ना, उसको आपने स्टोरी क्रिएट करके याद करना है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल है कि अब मैं आपको कहती हूँ कि पाकिस्तान ने ना फर्स्ट मैच कब जीता, आप कहते हैं 1992 में, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इसकी स्टोरी अब कैसे याद करेंगे कि दो दोस्त थे, उन्होंने आपस में बेट लगाई कि अगर पाकिस्तान मैच जीत जाता है तो हम वाइन भी पियेंगे और मैं तुम्हें जो शू है ना वो भी गिफ्ट करूंगा। वाइन मीन 9 और शू मीन 2। तो मैच उन्होंने कब जीता, 1992 में। इस तरह से काफी थिंकिंग होती है आप करके ना, जो आपके माइंड में सेट होती है उस तरह से स्टोरीज बना हाँ के आप कर इसको ला याद कर सकते हैं, ठीक है। ये एक हमारा साइकोलॉजी इफेक्ट होता है, ये जो आपको सारी ट्रिक्स जो है ना, ये आपको सेशन के अंदर सिखाऊंगी वन बाय वन। क्लास ले रही है मैं। तो जो आपको इजी, अपना माइक म्यूट कर दें, जो चीज आपको इजी लगेगी ना उसको आपने पिक कर लेना है कि आपका दिमाग इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैथ है, मैथ आपको प्रैक्टिस से आनी है, 60 मार्क्स का आपका मैथ का क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है साइंस का, करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर का 50 मार्क्स का, ठीक है, इन तीनों को मिला के। करंट अफेयर ज्यादा मुश्किल नहीं देता, आपसे वही चीजें पूछता है जो भी करंट चल रही होती हैं, ठीक है। करंट जो सबमिट हुआ होगा उसके बारे में पूछ लेगा, करंट सीएम पूछ लेगा, किसी भी कंट्री का आपसे करंट प्रेसिडेंट का नाम पूछ लेगा, इस तरह की चीजें। ये सारी चीजें आपको ना स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो सर करवा देंगे। मैंने जो चीजें आपको पढ़ानी है ना, उसके अंदर मैं आपको इस्लामिक स्टडी पढ़ाऊंगी और उर्दू पढ़ाऊंगी, ठीक है। उर्दू जो है ना, इसकी भी मैं आपको बेसिक सारी चीजें सिखाऊंगी, ग्रामर, ताकि पीएमएस अगर आपने देना है ना तो उसमें भी आपका काम आ जाए और वन पेपर के अंदर भी आपकी चीजें जो है ना वो काम आ जाए। स्लाइड्स के थ्रू उर्दू आपको पढ़ाऊंगी, क्योंकि मोस्ट स्टूडेंट्स को उर्दू के बारे में कुछ पता नहीं होता। इस्लामिक की भी स्लाइड शेयर करूंगी ग्रुप में, लेकिन यहाँ पे आपको लिखवा के पढ़ाया करूंगी, ठीक है। इस्लामिक स्टडी में आपने क्या क्या चीजें करनी है, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम है, उसमें आपने अब ज्यादा नहीं करनी, आपने इबादत करनी है और जो बिलीफ वगैरह है, ठीक है, उससे रिलेटेड आपने एमसीक्यूज करने हैं। जैसे वो आपसे क्या पूछेगा, वो आपसे ये पूछ लेता है कि अब देखें हज के लफ्जी मैंने क्या है, ठीक है, नमाज के लफ्जी मैंने क्या है, नमाज कब फर्ज हुई, हज कब फर्ज हुई, इस तरह के एमसीक्यूज वो आपसे पूछेगा। फिर आपने होली प्रॉफिट की लाइफ लेनी है, उसके ऊपर आपको जितने भी एमसीक्यूज मिलने हैं ना, वो आपको आपने वन बाय वन उनको प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसमें से आपके काफी सारे आ जाते हैं। उसके बाद आपने ये भी देखना है, जैसे आ जाता है, आप कर कह दें कि शराब के खिलाफ कुरान पाक में हुक्म कब आया, जना के खिलाफ कब हुक्म आया, ये सारी डेट्स भी आपने याद करनी है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट आयात भी हैं, कुछ सूरतें हैं जिनके नाम के मीनिंग वो आपसे पूछ लेता है, ठीक है, कि इनके नाम के मीनिंग क्या है, वो चीजें आपने करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहती हूँ सिखिज्म जो है ये किसकी किताब का नाम है, पता है आप लोगों को सिखिज्म किसकी किताब का नाम है? माइक ओपन करके आंसर दें। सिखिज्म जो है इसकी किताब, इनकी जो किताब है उसका नाम क्या है? सिखिज्म की जो किताब है, बताएं, शाबाश। बुद्धिज्म की किताब का क्या नाम है? किसी को नहीं पता सिखिज्म की किताब का नाम, बुद्धिज्म की किताब का नाम? कलीमुल्लाह जो है वो किसका लकब है, खलीलुल्लाह किसका लकब है, जबीउल्लाह किसका लकब है, होली प्रॉफिट जो है वो किस कबीले से ताल्लुक रखते थे, आप सल्लम के बेटे कितने थे, बेटियां कितनी थी, आप सल्लम ने कितनी शादियां की, करबला की ट्रेजेडी के वक्त आप सल्लम की कौन सी वाइफ अलाइव थी,
ठीक है, मक्की सूरतों की तादाद कितनी है, मदनी सूरतों की तादाद कितनी है, ठीक है, इस तरह से करना है। एहज़ाब के लफ्ज़ी मैंने क्या, ग़ज़वा एहज़ाब का दूसरा नाम क्या है, नमाज़ कब फ़र्ज़ हुई है, 2 सजदों के दरमियान जो हालत होती है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन-सी बीवी थी जिन्होंने जंग में शिरकत की, सबसे ज़्यादा किस ख़वातीन ने जंग में शिरकत की, अक़लियतों को क्या कहा जाता है, इस तरह से। अब आपने इन चीज़ों को करना कैसे कि आपने ना पोर्शन बनाने हैं, पार्ट बनाने हैं। मैं जो पढ़ाऊँगी ना मैं हमेशा पार्ट्स ही पढ़ाती हूँ, कुछ बच्चों ने शायद मेरे पास क्लासेस ली हुई भी होंगी आप में से, ठीक है? मैं क्या करती हूँ, मैं डिवाइड कर देती हूँ चीज़ों के। सबसे पहले इस्लाम पढ़ाऊँगी, इस्लाम के रिलेटेड सारे एमसीक्यूज़ आपको पढ़ाऊँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लाम का पुराना नाम क्या था? इस्लाम की तालीमात का आगाज़ कहाँ से हुआ? ठीक है? उसके बाद इस्लामी इस जो मंथ हैं वो कौन-कौन से उनको आपने सीक्वेंस में याद करना है तक, क्योंकि वो आपसे पेपर में सीक्वेंस में नहीं पूछेगा, आपसे वो पूछेगा इस्लाम का 7वाँ महीना कौन-सा है, इस्लाम का चौथा महीना कौन-सा है। अगर आपको 1 टू 12 तक एक सीक्वेंस में याद होंगे तो फिर आप वो आपको जो भी बताएगा आपको आता होगा। ठीक है? इस्लाम की पहली जो औरत थी शहीद वो कौन थी? इस्लाम के जो पहले मर्द शहीद थे वो कौन थे? इस तरह से चीज़ें आपने कवर करनी है। फिर हम उसके बाद अंबिया को डिस्कस करेंगे। ठीक है? कि अंबिया पर जो एमसीक्यूज़ वो देता है। जैसे सबसे पहले अंबिया जो नबी थे वो हज़रत आदम थे। हज़रत आदम के बाद हज़रत शीस आए। इनके रिलेटेड हम सारा पढ़ेंगे कि हज़रत आदम से रिलेटेड भी सारा पढ़ेंगे, हज़रत शीस से रिलेटेड भी सारा पढ़ेंगे। ठीक है? उर्दू है तो उसके बाद इस्लामिक में इस तरह से चीज़ें कवर करेंगे। उर्दू में हम ये करेंगे कि जो आपका होगा ना ग्रामर का पार्ट, उसके ऊपर हमने ज़्यादा फ़ोकस करना है, ठीक है? उर्दू के अंदर, क्योंकि उसने आपसे को ग्रामर ही देनी है उर्दू। म मीन के वो आपको दे देगा कोई एक सेंटेंस देगा, उसमें आपसे पूछेगा इसमें नहू क्या है? ठीक है? आपसे पूछ लेगा इसमें नकरा इसमें बताएँ कौन-सा है? इस तरह की चीज़ें वो उर्दू के अंदर आपसे पूछता है। तो ये जो दोनों सब्जेक्ट हैं, ये मैं आपको पढ़ाऊँगी। उसके बाद जो इंग्लिश है, वो मैम रिमशा पढ़ाएँगी। अभी आप मैम रिमशा के हैंडओवर कर रही हूँ क्लास, ठीक है? अगर आपने इस्लामियात उर्दू से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है, तो वो आप पूछ सकते हैं। इस्लामियात या इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? जी, पूछें। जी, अराफ नाम है आपका? जी, जी, पूछें। एमपीटी के लिए देखिए आपको किसी भी बुक की नीड नहीं है, ये सारी वही चीज़ें हैं जो आपने पहले पढ़ ली हैं, जस्ट आपकी रिवीजन होनी है, ठीक है? इसके लिए कोई बुक नहीं कहेंगे हम। हाँ, पीडीएफ में कुछ डाटा है वो आपके साथ शेयर करेंगे ग्रुप के अंदर। और किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ नहीं तो फिर लास्ट में कर लेते हैं। मैम रिमशा आ जाएँ आप। Assalamu alaikum. Am I audible to all of you guys? Hello. जी, जी, आवाज़ आ रही है, आप कंटिन्यू Yes, करें। ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank you so much. So how are you all? First of all, thank you so much, ma'am Arya. You have conducted very well. काफी अच्छे से आपने define कर दिया कुछ subjects को और काफी अच्छा हो गया। तो अब हम जरा इंग्लिश के पोर्शन से स्टार्ट करते हैं। ये मैं जरा स्क्रीन शेयर कर लूँ, अब इजाजत है? जी, जी। अच्छा, उससे पहले ना ये मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी कि हमारा जो इंग्लिश का पोर्शन है ना वो 50 मार्क्स का है। आप सबको अंदाजा हो गया होगा। ये स्क्रीन शेयर हो रही है, नजर आ रहा है? Yes, ma'am. ऑलराइट। तो ये जो हमारा 50 मार्क्स का इंग्लिश का पोर्शन है ना, ये 200 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ओवरऑल 66 मार्क्स चाहिए। अच्छा, में ना ये 3 चीजें तैयार कर लो और आपका जो है वो 50 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन ये 50 मार्क्स एज सच नहीं होते। मेरी आवाज आ रही है? हेलो। Yes, ma'am. आ रही है।
अच्छा, जैसे ही हटके प्लीज बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे वेदर इशू की वजह से ना इंटरनेट प्रॉब्लम है। लेकिन अब मैं आप लोगों को ये पोर्शन जरा दिखाने लगी हूँ। ये है हमारा जी असली में, ये हमारा इंग्लिश का पोर्शन बनता है। ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, 50 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 50 एमसीक्यूज होते हैं हमारे पास, जिसमें से हमारे पास सिनोनिम्स हैं। अभी मैं इसको डिफाइन नहीं करूंगी, ये सारा बाकी जो नेक्स्ट लिखा हुआ है, ये सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रीपोजिशन, सेंटेंस कंप्लीशन। देखिए, हमें गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ये चीज 3 चीजें मिलती हैं, लेकिन रियलिटी में ये कुछ है हमारे पास। अगर हम डिटेल देखें तो वो 50 मार्क्स में ये चीज कवर होती है। असल में मसला ये है कि 2022 का जो एमपीटी का पेपर, हम अगर उसका एनालिसिस करते हैं ना, तो वो बहुत इजी था 2023 के पेपर की निस्बत। अब हर साल जो एमपीटी का पेपर है ना, वो टफ होता जा रहा है। पहले क्योंकि जब ये बिल्कुल स्टार्ट में आया था तो बहुत इजी सा था, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारी ये जो हमारी मार्केट में बड़ी रिवायती से किताबें मिल रही हैं ना, तो इनमें मौजूद है। लेकिन इनकी कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करके हम बहुत इजीली 50 मार्क्स पे ग्रिप ले सकते हैं। ये प्लीज म्यूट कर दीजिएगा। तो सबसे पहले ये जो हमारा सिनोनिम, एंटोनिम, ये जितना भी पोर्शन है ना, ये मैंने ना एक्चुअली ये मैंने जानबूझ के मार्क्स लिखे हुए हैं। ये एस्टिमेटेड मार्क्स हैं अभी तक के, कि 10 मार्क्स के आपके सिनोनिम आ रहे हैं, 10 के एंटोनिम है, 5 के प्रपोजिशन है। हमारे पास गवर्नमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है वेबसाइट पे लिखा हुआ, डायरेक्टली लिखा हुआ है कि भाई 50 मार्क्स का है। तो जब 50 मार्क्स की बात आती है तो वो डिवीजन उनकी मर्जी से भी हो सकती है। हो सकता है कि कमिंग ईयर में हमारे पास सिनोनिम ज्यादा आए, या हो सकता है एंटोनिम और सिनोनिम हो ही ना, क्योंकि वो डायरेक्टली कह रहे हैं ना कि प्लीज ये माइक म्यूट कर दीजिए। मोबाइल देना मैम आप सबकी माइक्स म्यूट कर दें। ये तो सोनी आती है ना, कराची की चली थी है ना, ए ना ये रखिए तो पता है कराची। ऑलराइट, अच्छा जी, अब ठीक है। ठीक है हाँ ठीक जी। है। अच्छा, अब सीन ये है कि ये हमें जो पोर्शन दिखाया जाता है ना, उसको हमें डायरेक्टली कहा जाता है कि भाई ये 50 मार्क्स है, तो द स्टूडेंट इज नॉट श्योर फ्रॉम वेयर द क्वेश्चन इज एक्चुअली कमिंग। तो हमें ना हर तरह से अपने आप को तैयार रखना है। अब इसमें जो आपका ये पोर्शन है ना, प्रेपोजिशन, ये सिनोनिम, एंटोनिम, सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस करेक्शन, ये थ्रू आउट आपको वन पेपर में भी काम आएगा, थ्रू आउट आपको सीएसएस की इंग्लिश प्रेसी में भी काम आएगा। वहां भी आपको ये क्वेश्चन जो है ना, सब्जेक्टिव पोर्शन है प्रेसी वाला, वहां पे भी मिलेगा। और इंग्लिश की प्रेसी में जो एमसीक्यूज का पोर्शन होता है, उसमें सिनोनिम और एंटोनिम 10-10 मार्क्स के वहां भी आते हैं। तो इसी से आप लोगों को अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये पोर्शन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और आप लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि सीएसएस में इंग्लिश प्रेसी वाली जो साइट है, इंग्लिश एसे के साथ साथ, ये कितनी इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए बेहतर ये है कि आप इसके प्रॉपर सही से नोट्स बनाएं। आज तो खैर ये सेमिनार है, इसमें इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं एक एक चीज को वेल डिफाइन करूं, लेकिन ये जो आप लोगों को एक ट्रैक में सेट करके दे रही हूँ, उसके लिए यही है। अभी फिलहाल एमपीटी के लिए आपको जो करना है ना, वो ये है कि प्रेपोजिशन, सेंटेंस कंप्लीशन और सेंटेंस करेक्शन, ये 3 चीजें आप एफएससी की बुक से बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, अगर आप कोई बुक नहीं भी ले रहे हैं तो। लेकिन सिनोनिम और एंटोनिम के लिए आपको सीएसएस की कुछ बुक्स हैं, वो मैं आप लोगों को फिर फर्दर बताऊंगी, वो आपको फिर लेनी पड़ेंगी। चलें, अब हम अपना जरा ये पार्ट स्टार्ट करते हैं प्रेपोजिशन का। और पहले मैं देख लूं कि मेरे पास वैसे है थोड़ा सा टाइम। सर अगर इजाजत हो, मैं थोड़ा सा करवा दूं प्रेपोजिशन, जी 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 करवा दें, आपके पास या 10 फिर स्किप करूं? नहीं 10-12 मिनट हैं आपके पास। करवा दें। सर अली, आप कौन आप बोल रहे हैं ना? नहीं कोई और था बीच में, लेकिन मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू। वही ना, मैं किसी और का टाइम ना खा जाऊं, बस मुझे फौरन बताइएगा कि मैम बस करते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप कैरी ऑन करिए। ओके, ऑलराइट। अच्छा जी, प्रपोजिशन जो है ना, ये सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि भाई एक ऐसा वर्ड होता है, ये प्रपोजिशन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं। मैं ज्यादा ना टफ नहीं लेके जाऊंगी, बड़ा इजी इजी करवाऊंगी आप लोगों को, ताकि ये याद हो जाए। एक ऐसे वर्ड को हम कहते हैं जो नाउन के साथ अटैच होता है। मतलब प्रपोजिशन सिर्फ वही होगी जब वो किसी नाउन के साथ अटैच होगी। इसकी मिसाल ये है कि भाई एक सेंटेंस के अंदर आई फाउंड द पेन, पेन देखिए नाउन है, ऑन द टेबल। अब ये पेन जो टेबल के साथ एक सेंटेंस के अंदर, ये दोनों नाउन है,
और ऑन जो है ये रिलेशन बता रहा है इन दोनों के बीच में नाउन के साथ अटैच होते हुए। सेम इसी तरह द कार इज इन द गैरेज। अब यहाँ पे भी जो कार का रिलेशन गैरेज में बताया जा रहा है कि भाई कार की जो लोकेशन है ना वो गैरेज के अंदर है। ये भी मैं आपको थोड़ा सा सिंपली करवा रही हूँ, फर्दर इसके रूल्स वगैरह कुछ हैं, कुछ फिक्स्ड हैं, कुछ वैसे हैं जो आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे और इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, फिर इजी हो जाएगा। सबसे पहली बात जो मैं एक ना कंफ्यूजन होती है बच्चों को, वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अक्सर ऐसे होता है, ये आप मुझे जरा बताएं, ये एक सेंटेंस है, मे आई कम इन। अब इसमें इन preposition है या नहीं है? Anyone from you guys? अच्छा मैं मैसेजेस नहीं देख रही। हाँ जी, preposition है? नहीं है, एग्जैक्टली अच्छा नहीं क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम ये देखें, ये जो सेंटेंस है ना, मे आई कम इन, इसमें क्या होता है, ये कम इन है ना, कम वर्ब है, वर्ब के साथ यूज हुआ है, तो ये preposition नहीं है, ये वर्ब को डिफाइन कर रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मे आई कम इन द रूम, अब बताएं जरा, अब preposition है? अब है मैम। हाँ जी, Yes, ma'am. एग्जैक्टली। चलें, ये तो वैसे बहुत वेल एंड गुड हो गया कि आप लोगों को इतना आइडिया, ये बेसिक सी बात है, लेकिन अक्सर ऐसे होता है जब हम एमसीक्यूज कर रहे होते हैं तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और एमपीटी में इस किस्म के एमसीक्यूज बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास बेसिक सी टाइप है ना प्रेपोजिशन की, वो है लोकेशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, और फिर टाइम, वर्ब और स्पेशल रिलेशंस के अकॉर्डिंग। नजर आ रहे हैं ना सबको? यस मैम। अच्छा, लोकेशन में सबसे पहले ये जो इन है ना, ये इनक्लोज्ड है। लोकेशन में ये जो ऑन है ये सरफेस के लिए है। एट एक फिक्स्ड लोकेशन होती है, जिस तरह हम कहें कि लाइब्रेरी के बिल्कुल स्टार्ट में, इसके बिल्कुल लेफ्ट और राइट, तो हम एट यूज करते हैं। सेम इसी तरह डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन में भी इन, इनटू, ऑन, ऑन टू और टू टूवर्ड यूज होता है। टाइम के लिए इन, ऑन, एड। ये हम फर्दर जब एग्जांपल्स करेंगे ना तब आप लोगों को समझ आ जाएगा। ये मैंने वैसे एक चार्ट बनाया हुआ है, जिस तरह यहाँ पे है, सरफेस के ऊपर कैसे, ऑन द वॉल, ऑन द सीलिंग, ऑन द फ्लोर, ऑन द कारपेट, ऑन द मेन्यू। लेकिन इन कब यूज होता है? इन तब यूज होता है जब हमारे पास एक बाउंड्री होती है, और बाउंड्री के अंदर की हमने बात बतानी होती है कि ये पर्सन इस बाउंड्री के अंदर मौजूद है। ही इज इन द गार्डन, he was exercising in the garden, he was living in London, I'm living in Paris in France। तो ये सारी चीजें होती हैं जिसमें हम एक बाउंड्री बताते हैं और उस बाउंड्री के अंदर चीजें मौजूद होती हैं। फर्दर एट कब आता है? एट तब आता है जब हमारे पास कोई स्पेसिफिक लोकेशन होती है, बिल्कुल हमें वो ना बताई जाती है कि भाई ये जगह है। जिस तरह कॉर्नर है, एट द बस स्टॉप है। फिर म्यूट करूं? फैसल, हरीश, आपने माइक म्यूट रखे, आप प्लीज ये म्यूट रखें ताकि इशू ना हो। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास सेम ऐसी एट है। एट भी एक एंट्रेंस के लिए है। फर्दर हम जो देखते हैं, हमारी स्लाइड है, ये स्लाइड मूव क्यों नहीं हो रही? ये देखिए, ये हमारे पास कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यस मैम। यस मैम। अच्छा जी, अब ये हमारे पास बहुत अच्छी चीज है और ये एमपीटी में बहुत ज्यादा रिपीट होती है। ये प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड दूंगी फर्दर। अच्छा, इसमें क्या है कि हमारे पास उन्होंने डायरेक्टली बताया कि जब भी मॉर्निंग, इवनिंग इस तरह की बात होगी तो हम इन यूज करते हैं। जिस तरह इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून। जब भी वेदर की बात होगी हम इन यूज करते हैं, लाइक इन द विंटर, इन द समर। सेम इस तरह कोई टाइम हमें बताया जाएगा, जिस तरह कोई साल होता है तो हम इन 1980 बोलेंगे, ऑन 1980 नहीं होगा। ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है जिसके पीछे हमारे पास कोई रूल नहीं है, लेकिन हम इसको एज इट इज फॉलो करते हैं। जब भी सेंचुरी की बात होगी तब हम इन यूज करेंगे। सेम इसी तरह जब भी हम कोई हॉलीडे मतलब नेम लेके बताएंगे, इन द ईस्टर हॉलीडे, कि उन दिनों में ये हुआ,
इन द नेक्स्ट सेंचुरी, सेम वही बात होगी कि 17th सेंचुरी है, नेक्स्ट सेंचुरी है, इन द फ्यूचर, इन द पास्ट, ऑन द पास्ट कभी नहीं होता, एट द पास्ट कभी भी नहीं होता। सेम इसी तरह ईयर्स बताने हो, काउंटेड हो, इन 10 ईयर्स, इन मैनी ईयर्स, ऑन नहीं यूज होता। लेकिन जब भी हम डेज की बात करते हैं तो हम ऑन यूज करते हैं, ये फिक्स्ड है। ऑन मंडे, ऑन सैटरडे, मंडे और सैटरडे के अलावा जब हमारे पास कोई डेट भी दी जाए कि 3rd जून है, जून 3rd है, तब भी हम यही यूज करेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ से 3rd रिमूव कर दूं और सिर्फ जून लिखूं तो फिर मैं इन यूज करूंगी। ये प्लीज याद रखिएगा, ये फिक्स्ड है। जब मैं जून बोलूंगी कि आई वॉज राइटिंग लेटर इन द जून, ऑन द जून नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि आई वॉज राइटिंग लेटर ऑन द 3rd जून, जब भी डेट आएगी तो ऑन हो जाएगा। अगर डेट नहीं लिखी होगी, सिर्फ मंथ होगा या फिर सिर्फ ईयर बताया होगा, तो फिर डायरेक्टली हम क्या करेंगे, ऑन यूज करेंगे। ऑन 1st अक्टूबर, सेम यही डेट आ गया तो हमने ऑन यूज किया, डेट रिमूव कर देंगे, ईयर होगा या मंथ होगा तो हम इन कर देंगे। ऑन माई बर्थडे, ऑन ट्यूसडे। अच्छा, बर्थडे का अब आप पूछ सकते हैं कि भाई बर्थडे में देखें बर्थ के साथ डे लिखा हुआ है ना, सेम इसी तरह जब हम सिंपली लिखेंगे ऑन दैट हॉलीडे तो ऑन आएगा, ब्लैंक होगी ना, हॉलीडे आगे लिखा होगा। जिस तरह मैं कहूं कि आई वॉज वेयरिंग गुड क्लॉथ्स ब्लैंक हॉलीडे, तो फिर उसमें क्या होगा कि हॉलीडे है या ईद डे है तो हम ऑन यूज करेंगे क्योंकि डे यूज हो गया है। बस आपने यही याद रखना है कि जब भी डे और डेट होगी तो हम ऑन यूज करेंगे, उसके अलावा हर चीज के लिए हम इन का यूज कर रहे होते हैं। फर्दर एट, एट तो बहुत इजी है। एट क्यों इजी है? क्योंकि जब भी हमने टाइम की बात करनी है, मतलब हमारे पास स्पेसिफिक टाइम होगा, एट हमेशा स्पेसिफिसिटी के लिए यूज होगा। will end in 10 minutes, okay, at 9 a.m, at 8 o'clock, at 6 p.m, सेम इस तरह। अच्छा, एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि इन द मॉर्निंग, इन द समर, बट इसके ऑपोजिट में दो आते हैं, एट नून, एट नाइट, प्लीज बंद करें। एट नून एंड एट 9, तो ये है। अच्छा, अब एक चीज रह गई, मैंने आप लोगों को अभी बात बोली कि जब भी कोई डे आएगा तो ऑन यूज होगा, लेकिन जब उस डेट या इवेंट का नाम बता दिया जाए कि क्रिसमस वाला दिन है, तब आप क्या करेंगे, तब आप एट यूज करेंगे। डिनर का टाइम हो गया तब भी आप एट यूज करेंगे। ये बातें फिक्स्ड हैं, ये ऐसे ही है। ये स्लाइड अगर अलाउ हुआ तो मैं जरूर शेयर कर दूंगी। फर्दर प्लेस, प्लेस की अभी हमने बात की थी कि कोई भी सिटी है, कोई भी लोकेशन है जिसके हम अंदर मौजूद होते हैं, एक एरिया जिसकी कोई बाउंड्री होती है, तो हम उसके लिए हमेशा इन यूज करते हैं। लाइक इन द पार्क, इन द लाइब्रेरी, इन इंग्लैंड, इन लाहौर। सेम इस तरह कार के अंदर मौजूद हैं तो इन अ कार, इन अ टैक्सी, इन अ हेलीकॉप्टर। लेकिन बस और प्लेन और हॉर्स, ये तीन चीजें ऐसी हैं जिसके लिए हम हमेशा ऑन यूज करते हैं। ये भी फिक्स्ड है, जब भी बस आएगा हम ऑन यूज करेंगे, लेकिन जब भी कार आएगा तो हम इन यूज करेंगे। इंटरनेट का इशू स्लाइड को वो तो मैं कर दूं, लेकिन इंटरनेट का इशू तो वाकई हो रहा है। ये वेदर इशू है यहाँ पे, आई एम नॉट श्योर। एनीवे, अभी आ रही है आप लोगों को आवाज? आवाज मैम क्लियर है आपकी, वो टाइम इस थोड़ा शॉर्ट है तो से आप ओके ओके ओके, बस ये सर एंड कर रही हूँ। तो सेम इस तरह ये आप स्लाइड देख लीजिएगा, सेम इसी तरह है कि जब भी हमारे पास लोकेशन प्रॉपर बताई होगी, स्पेसिफिक एरिया होगा, जिस तरह एट द फ्रंट, एट द बैक, तो हम एट यूज करेंगे। प्रपोजिशन टोटली फिक्स्ड है, बस इसके कुछ रूल्स हैं। लाइक द कैट जम्प्ड ऑन टू द सोफा, मूविंग के लिए हमेशा ऑन टू रहेगा, लेकिन जब कोई चीज मौजूद हो किसी चीज के ऊपर तो ऑन आ जाएगा। सेम इस तरह यहाँ देखें, ही वॉज वॉकिंग टूवर्ड, मूविंग के लिए है तो टूवर्ड आएगा हमेशा। वॉकिंग के साथ जब हम लोकेशन बताएंगे कि किस तरफ जा रहा है तो तरफ के लिए हम
टू वर्ड यूज करते हैं, और ड्राइव के लिए हमेशा टू होता है कि वो इस तरफ जा रहा है। ये मैं रिपीट नहीं करूंगी अभी, ये दोबारा स्लाइड कॉपीड है, ये हम अभी बातें कर चुके हैं। फर्दर देखते हैं, ये भी बातें ऑलमोस्ट हो चुकी हैं कि टू डायरेक्शन के लिए है और टू टाइम के लिए भी है, ये एग्जांपल्स दी हुई हैं। फर्दर हम देख लेते हैं टाइम के लिए फिक्स जो हमारे पास हैं। ये आगे नहीं हो रहा। हाँ जी, टाइम के लिए सेम इस तरह, ये प्रैक्टिस के लिए है। आई विल मीट यू एट 3, ये अभी हमने बात की सेम। द बुक इज ऑन द टेबल, सरफेस की बात है तो ऑन आ गया, प्लेस की है ना, डायरेक्शन की है तो टू आ गया। एजेंटिव है ये प्रपोजिशन, मतलब द केक वॉज मेड बाय माई सिस्टर, कि किसके जरिए हुआ ये काम। इंस्ट्रूमेंटल है कि ही ओपन द कैन विद अ कैन ओपनर। ये देखें, ये प्रपोजिशन ना ऑन द होल है, अगर आप लोगों ने ये कर ली ना तो आप लोगों का ऑलमोस्ट 70% प्रपोजिशन वाली साइड हो जाती है, अगर आप ये बेसिक वाले याद कर लो। फर्दर कुछ जो है वो फिक्स्ड हैं, जिस तरह एक्यूज्ड ऑफ, अबाइड बाय, इस तरह वाली उनकी एक प्रॉपर लिस्ट होती है जो आपको एज इट इज याद करनी पड़ती है। उसमें भी कुछ कॉमन होती है 50 to 60, अगर आप वो कर लें तो आपके एमपीटी में बहुत इजीली बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, मेरी तरफ से अभी यहाँ पे मैं एंड करना चाह रही हूँ, आप फिर फर्दर कंडक्ट कर लें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक है? तो वैसे ठीक है आपकी। अच्छा, हम उसके अलावा जो पाकिस्तान जो जीके का पोर्शन है जिसमें पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स और साइंस का जो एरियाज होते हैं, हम वो डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान अफेयर्स में हमने क्या क्या पढ़ना है। पाकिस्तान में जो जियोग्राफिकल एरियाज है सारी वो, और साउथ एशिया के हवाले से, या जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट हिस्ट्री है 1947 से लेकर 2021 तक, उसमें बहुत सारी चीजें करेंगे। उसके अलावा आफ्टर प्री पार्टीशन की जो सारी एरियाज हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स वगैरह, अमेंडमेंट्स है, जो मार्शल लॉ 3 हमारी लगी थी वो, फर्स्ट, वन, सेकंड, थर्ड, ये सारी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और जिसमें सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे वो भी सारे डिस्कस करेंगे हम। उसके अलावा जो अमेंडमेंट्स वगैरह थी 1947 जो 73 की वो, और देन उनके अलावा फेमस बुक्स जो हैं उनके ऑथर्स नेम्स वगैरह, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा अच्छा गाइस, उनके अलावा हम मतलब जो पाकिस्तान की फेमस अमेंडमेंट्स हैं, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर जो इवेंट हो चुके हैं, मतलब जैसे नॉन कॉन्फिडेंट वोट हो गया। उसके अलावा समिट्स कौन कौन सी हैं, जैसे कि ओआईसी समिट लास्ट टाइम कहाँ हुई थी, पाकिस्तान में किसने होस्ट की थी, और उसमें कौन कौन से कंट्रीज आए थे। और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ओपेक हो गया, शंघाई कॉरपोरेशन हो गई, सार्क हो गया, आसियान, या यूनाइटेड नेशंस, या कप 26 है। जैसे कप 26 हुआ था, ग्लासगो में हुआ था, यूके ने होस्ट किया था। कप 27 इजिप्ट ने होस्ट किया था, उसकी प्रेसिडेंसी किसने की थी? तो नए नायब प्रेसिडेंट जो थे, वाइस प्रेसिडेंट, वो आपके शहबाज शरीफ थे। ये सारे जो इवेंट्स है इंपॉर्टेंट है, जैसे लेबर डे कब मनाया जाता है, टीचर डे कब मनाया जाता है, ये सारी चीजें। उनके अलावा जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं जैसे कि विंटर ओलंपिक्स हो गई, क्रिकेट्स, ये सारे हम डेली बेसिस जो भी इवेंट्स होंगे वो शेयर करेंगे आपके साथ वन बाय वन, और हर एक एरिया को कवर करेंगे, ताकि ये सारी चीजें सिर्फ आपको एमपीटी पे नहीं, बाकी जो ओवरऑल जैसे एफआई का पेपर हो गया, पीपीएस में काफी सारे पेपर्स होते हैं, या और भी मुख्तलिफ जगहों पर आपको ये सारी चीजें काम आएंगी। अगर आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो सारी चीजें आपकी कवर अप हो जाएंगी। देन कुछ इवेंट्स आते हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स की वजह से, नेशनल इवेंट्स, वो भी हम सारे साथ डिस्कस करेंगे। उनके अलावा जो लास्ट, मतलब कि एफपीएससी का यही रूल होता है कि जब भी पेपर होता है तो उनसे लास्ट ईयर के एमसीक्यू पूछ लेते हैं। तो जो 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट है, नेशनल इंटरनेशनल, वो 1 मंथ बाय वन हम डिस्कस भी करेंगे, और वो सारे हैंडआउट्स हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। जैसे मैम ने आपको इंग्लिश का काम करवाया तो डेली बेसिस पे आपकी ऐसा वो क्या कहते हैं, हर वीकेंड आप एक मॉक पेपर भी रखेंगे जो आपके साथ शेयर करेंगे।
तो ये सारी चीजें हमारी होंगी। उसके अलावा मैथ है, मैं मध्या बोल के आज अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाई, तो वो भी मैथ की स्पेशलिस्ट है। मैथ और साइंस आपको सारी वो चीजें करवाएंगे, बेसिक प्रॉब्लम्स जो होते हैं मैथ के, एज प्रॉब्लम, रेशो या प्रीपोजिशन या बाकी ओवरऑल जो सारे मतलब के मैथमेटिक्स सारी चीजें आ जाती हैं, वो सारी आपको मैम कवर मतलब इजी वे से, ताकि आपको फार्मूला जो बाकी सारी चीजें वो भी आपको याद हो। और जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं करंट अफेयर्स के, पाकिस्तान अफेयर्स के, समिट्स, ये सारी चीजें हम डे बाय डे डिस्कस करेंगे। और जो मतलब के मंथली आपके साथ एमसीक्यूज होंगे करंट अफेयर्स के, वो भी शेयर करेंगे हर मंथ के, ताकि आप उसके साथ साथ रिवाइज करते जाएं। क्योंकि ये सारे एमसीक्यूज जो पाकिस्तान करंट अफेयर्स के एसएमएस के एमसीक्यूज हैं, ये आपको सीएस से जब रिटन पेपर देते हैं ना, तो आपको पता है उन पेपरों में 20 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं। मतलब जो कंपलसरी के आपके पास हम जो 120 मतलब 100 एमसीक्यूज की तैयारी आपकी यहाँ से हो जाएगी, जिसमें पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, जीएस है, और आपका जाता है इंग्लिश आ जाता है, कंपोजिशन का पेपर। मतलब आपके पास 80-90 नंबर तो आपके यहाँ से बन जाएंगे, क्योंकि रिटन में देखो आपके पास 100 का मॉक्स का टोटल पेपर होता है, जिसमें 20 नंबर सब आपके एमसीक्यू होता है। अगर आप 80 नंबर यहाँ से तैयार कर लेते हैं एमपीटी से, जो कि हम आपको तैयार करवाएंगे, तो वो आपको एमपीटी में भी काम आएंगे, साथ साथ जब आप रिटन के लिए एमसीक्यू प्रिपरेशन करेंगे तब भी आपको ये काम आएंगे। उनके अलावा जो बाकी सारे टेस्ट देंगे वहां भी आपको काम आएगा। तो फर्दर डिटेल मैम हमारे आपके साथ शेयर कर देती है स्क्रीन पर। बाकी कोई सवाल वगैरह तो वो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि टाइम अप होने वाला है इस वजह से गाइस। भाई दी क्लासेस टाइमिंग होगी 9 से 8 तक ही होगी। तो आप में से किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी शेड्यूल जो है ना वो 9 से क्या कहते हैं 8 से 9 है टाइमिंग। ये एमपीटी सीजन है ना भैया।